welcome to Smartshala. We will continue today with our topic salts from acid bases and salts, that is second chapter of chemistry from class 10th. जैसे कि हमने लास्ट सेक्शन में देखा था, हम सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. उसमें हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉल्ट जो कि कॉमन सॉल्ट है NaCl सोडियम क्लोराइड, उसके बारे में डिस्कस किया था. और उससे बनने वाले जितने भी केमिकल्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे. केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट हम उनको डिस्कस कर रहे थे. उसमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट केमिकल था सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, फिर क्लोरीन, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर H2 गैस. तो हमने इन सब के बारे में लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था. तो इस बार हम डिस्कस करेंगे उस और केमिकल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया. तो ये सारे सॉल्ट्स भी हमको ये सारे केमिकल्स भी हमको कॉमन सॉल्ट से मिलते हैं. और हम इस पार्ट में उनके प्रिपरेशन, उनके प्रॉपर्टीज एंड उनके यूजेस के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. यानी वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का पार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. जैसे कि हमारे कुछ सॉल्ट्स हैं CuSO4, 5H2O, ये एग्जाम्पल्स हैं उन सॉल्ट्स के जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं एज अ पार्ट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. यानी कि अगर वो वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा तो क्रिस्टल नहीं होगा उस सॉल्ट का. तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि FeSO4 7H2O, CaSO4 2H2O, CuSO4 5H2O, फिर Na2CO3 10H2O. तो ये कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जिसके अंदर हम देखेंगे, देखो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके अंदर प्रेजेंट, वो क्रिस्टल का पार्ट है. अलग से वाटर उसके अंदर नहीं डाला, वो क्रिस्टल का पार्ट है. यानी कि ये पूरा एक मॉलिक्यूल है उस सॉल्ट का. तो ऐसे सॉल्ट्स जिनके अंदर ऐसे सॉल्ट जिनके अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल पार्ट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब कि उस सॉल्ट का पार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऐसे सॉल्ट्स कहलाते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. तो इनको कहा जाता है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स का जो ये वाला पार्ट है, ये वाटर वाला पार्ट है इनका, ये कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. यानी कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ये क्रिस्टलाइज हुए हैं. अगर ये वाला मॉलिक्यूल ऑफ वाटर नहीं होगा इनके अंदर, ये वाले मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर नहीं होंगे, तो ये क्रिस्टलाइज नहीं होंगे, ये क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगे. तो ये वाटर मॉलिक्यूल उनको एक तो क्रिस्टल का फॉर्म देता है, क्रिस्टल का फॉर्म मतलब उनको शेप देता है, एक क्रिस्टल की शेप देता है. एंड ऑल्सो ये वाटर मॉलिक्यूल उनको कलर भी, कई केसेस में वो कलर भी देता है. जैसे कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं कि कोबाल्ट नाइट्रेट है एक, ये रस्ट कलर का जो कोबाल्ट नाइट्रेट है, उसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से वो ये क्रिस्टल फॉर्म में दिख रहा है. हम दानेदार देख रहे हैं, ये क्रिस्टल्स देख रहे हैं इसके. फिर सोडियम कार्बोनेट है, निकल सल्फेट है, आयरन सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है. इसके अंदर हम देखेंगे जैसे कि कोबाल्ट नाइट्रेट, निकल सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सब कलर्ड क्रिस्टल्स हैं. बहुत अच्छे अच्छे इनको कलर्स मिले हुए. तो ये कलर्स उनको तब मिले जब उनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एडेड है. लाइक CuSO4, जैसे हमने कहा CuSO4 5H2O, तो ये है कॉपर सल्फेट, यानी कि ये वाला क्रिस्टल है CuSO4 5H2O. तो इस क्रिस्टल में हम देखेंगे ये जो इसके अंदर ब्लू कलर आया हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ ये पार्ट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5H2O मॉलिक्यूल जो है उसकी वजह से इसको ये ब्लू कलर मिला हुआ है.
अगर ये वाला पार्ट हट जाता है उसमें से 5H2O वाला, तो वो सिंपल एक कलरलेस पाउडर के फॉर्म में हमें मिलेगा। यानी कि अगर हम बात करें खाली CuSO4 विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इट विल बी अ कलरलेस पाउडर, बस पाउडरी फॉर्म में होगा और वो कलरलेस होगा। ये क्रिस्टलीन फॉर्म में नहीं होगा अगर 5H2O वाला पार्ट नहीं है इसके अंदर, तो ना ही तो वो ये क्रिस्टलीन फॉर्म में होगा, ना ही वो ब्लू कलर में होगा। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे हटा सकते हैं? अगर हम इसका एक्सपेरिमेंट भी करके देखते हैं। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हमने लिया हुआ है इसके अंदर ब्लू कलर्ड हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, अगर ये ब्लू कलर का जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है जिसकी हमने अभी पिक्चर देखी, अगर हम इसको इस तरह से हीट कर दें, तो हीट करने पर क्या होगा? जो 5H2O वाटर मॉलिक्यूल था, दिस इज CuSO4 5H2O था, तो जब हमने उसको हीट किया तो उसका ये वाला पार्ट जो है वो वाटर इवेपोरेट हो गया और वो अकेला बच गया एक कलरलेस, यहां हम देख सकते हैं वो कलरलेस पाउडरी कलरलेस व्हाइट सब्सटेंस है और पाउडरी सब्सटेंस बचेगा उसका। लेकिन अगर फिर से हमने उसके अंदर यहाँ पर फिर से हमने ऐड कर दिया ये वाला 5H2O, तो वो फिर से उसका ब्लू कलर वापस आ जाएगा। तो जब उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट जाता है, जैसे कि ये है व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस यानी कलरलेस पाउडरी सब्सटेंस, तो ये जो होता है ये कहलाता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस मतलब उसका वाटर कंटेंट, वाटर मॉलिक्यूल उड़ गया है। हाइड्रेटेड ये वाला है हाइड्रेटेड का मतलब उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है, 5H2O वाटर मॉलिक्यूल है। एनहाइड्रस मतलब उसका वो वाला 5H2O वाटर मॉलिक्यूल हमने उड़ा दिया है, इवेपोरेट करा दिया है। तो ये इस तरह से हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को एनहाइड्रस सॉल्ट्स को हाइड्रेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे थे सॉल्ट्स की, जो कि जिससे कि जैसे कॉमन सॉल्ट की बात कर रहे थे जिससे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनने वाले हैं। तो एक इंपॉर्टेंट केमिकल उसमें से जो बनता है वो है वॉशिंग सोडा। तो अब हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा की। तो वॉशिंग सोडा इज, नाउ हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसका फॉर्मूला। वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट 10H2O मॉलिक्यूल, ये है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा क्योंकि उसमें 10H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो इसलिए हम कह सकते हैं वॉशिंग सोडा इज अ क्रिस्टलीन सॉल्ट, एक क्रिस्टलीन सॉल्ट है। अगर हम वॉशिंग सोडा का ये 10H2O हीट करके हटा देंगे तो वो अकेला सोडियम कार्बोनेट बचता है जो कि कलरलेस पाउडरी सब्सटेंस है और ये कहलाता है सोडा ऐश। तो जैसे कि हमने कहा कि अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी सॉल्ट में प्रेजेंट है, तो वो क्रिस्टलिन फॉर्म में है और वो कलर्ड भी होगा और मे बी इट इज कलर्ड, जरूरी नहीं है कि वो हर बार ही कलर हो क्रिस्टल, तो वो कलर्ड भी हो सकता है। और जब हम वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटा देते हैं तो वो पाउडरी सब्सटेंस बचता है, उसमें कोई क्रिस्टल नहीं होता। और जैसे कि वॉशिंग सोडा के केस में, सोडियम कार्बोनेट के केस में, अगर हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटा दें तो वो अकेला बचता है सोडा ऐश। तो हमें सोडा ऐश के बारे में नहीं बात करनी है, हमने तो बात करनी है सोडियम कार्बोनेट 10H2O यानी कि वॉशिंग सोडा की हम इधर बात करना चाहते हैं। तो हम देखेंगे कि वॉशिंग सोडा उसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। कॉमन सॉल्ट से बनना है क्योंकि, तो हमने लेना है कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl। उसके अंदर अगर हम अमोनिया पास कराएंगे और ये NaCl सोल्यूशन के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि NaCl प्लस H2O, NaCl को H2O के अंदर डिसॉल्व किया हुआ उसका जो सोल्यूशन है दैट इज कॉल्ड ब्राइन सोल्यूशन। NaCl के ब्राइन सोल्यूशन में अगर हम अमोनिया ऐड कर दें
और उसमें से CO2 पास करा दें तो इट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड उससे बन जाते हैं। ये सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने से, जैसे NaHCO3 को जब अगर हम हीट करेंगे तो हीट करने से ये वाला हाइड्रोजन पार्ट भी उसका इवेपोरेट हो जाएगा, हट जाएगा और वो बन जाएगा Na2CO3, यानी उससे सोडा ऐश तो बन गया। अब हमारे पास सोडा ऐश बन जाएगा, CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा। जब हम इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी हमें सोडा ऐश मिल गया। अब सोडा ऐश को वॉशिंग सोडा बनाने के लिए हमें उसमें 10H2O वाटर मॉलिक्यूल मिक्स करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट में हम ऐड कर देंगे 10H2O वाटर और 10H2O वाटर मिला के वो बन जाएगा Na2CO3 10H2O, यानी कि दिस इज Na2CO3 10H2O, ये है वॉशिंग सोडा। तो इस तरह से हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। वॉशिंग सोडा जैसे कि हम जानते हैं क्योंकि उसमें 10H2O वाटर मॉलिक्यूल है तो वो एक क्रिस्टलीन सॉलिड है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये हमको पता है, एंड इट इज एल्कलीन, वो एल्कलीन होता है यानी कि वो बेसिक इन नेचर होता है, इट कन्वर्ट्स रेड लिटमस टू ब्लू। और दूसरा इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं क्लींजिंग प्रॉपर्टीज, क्योंकि वॉशिंग सोडा डिटर्जेंट्स में यूज होता है, उससे डिटर्जेंट्स बनते हैं, तो उसकी क्लींजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो क्लॉथ में से डर्ट एंड ग्रीस को रिमूव करता है। वो क्लॉथ के डर्ट एंड ग्रीस के साथ रिएक्ट होके, ये वॉशिंग सोडा क्लॉथ के या किसी भी चीज के डर्ट एंड ग्रीस के साथ रिएक्ट करके उसको डर्ट एंड ग्रीस को वाटर सॉल्युबल बना देता है, और जब हम उसको वाटर से रिंस करते हैं किसी चीज को तो वो डर्ट और ग्रीस उसमें से गायब हो जाते हैं। तो ये उसका क्लींजिंग एक्शन है। इसके अलावा जो वॉशिंग सोडा है वो कहाँ पर यूज होता है, एक क्लींजिंग एजेंट के अलावा फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। कई जगहों पर जो वाटर होता है वो हार्ड होता है, हार्ड वाटर की जो हार्डनेस को परमानेंटली रिमूव करना होता है तो उसके लिए सोडियम कार्बोनेट यूज होता है, ये वॉशिंग सोडा हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर कर सकते हैं इससे। इसके अलावा इससे एक सोडियम कंपाउंड होता है जो कहलाता है बोरेक्स, जो बोरिक पाउडर या बोरेक्स जो फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, जो कि जो बच्चों के टॉयज होते हैं जैसे कैरम बोर्ड होता है उसके ऊपर जो डालते हैं पाउडर, वो पाउडरी सब्सटेंस इससे बनता है। तो दैट्स ऑल फॉर वॉशिंग सोडा। तो ये अभी हमने देखा वॉशिंग सोडा के बारे में। सिमिलरली हम बात करेंगे अब एक और केमिकल है जो कि बनता है कॉमन सॉल्ट से, जिसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा नाम से ही पता चल रहा है कि वो खाने में, कुकिंग में इस्तेमाल होता है, एंड दैट इज कॉल्ड NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है उसको, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। जैसे कि पिछले रिएक्शन में भी हमने देखा, उसको कैसे बना सकते हैं, NaCl का जो ब्राइन सोल्यूशन है यानी NaCl प्लस H2O जो सोल्यूशन है, अगर उसके अंदर अमोनिया मिक्स किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो उससे हमें मिल जाएगा NaHCO3 या बेकिंग सोडा प्लस NH4Cl हमको मिलेगा। तो ये जो बेकिंग सोडा है ये हमारे, जैसे कि नाम से ही पता है कि वो बेकिंग में काम आता है। तो इसके जो क्रिस्टल होते हैं, इसके अंदर व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं, और इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं कि इसके व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं जो स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर मतलब कि बहुत रेयरली, बड़ी मुश्किल से वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। बेकिंग सोडा के क्रिस्टल्स वाटर में बहुत स्लोली
कह सकते हैं, या बहुत मुश्किल से ही डिसॉल्व होते हैं। उसके अलावा ये होता है नॉन कोरोसिव बेस। ये माइल्ड होता है बहुत और नॉन कोरोसिव बेस होता है। थोड़ा सा एल्कलीन होता है, यानी कि थोड़ा सा बेसिक होता है ये। और हीट का एक्शन, अगर इसको हीट कर दिया जाए, ये इसकी प्रॉपर्टीज है कि अगर NaHCO3 को, जैसे हमने लास्ट पार्ट में भी देखा था, अगर इसको हीट कर दिया जाए तो इसमें से हमें मिल जाता है सोडियम कार्बोनेट और CO2 प्लस वाटर। तो हीट करने से जो बाइकार्बोनेट है, हाइड्रोजन वाला पार्ट हट जाता है और वो अकेला बच जाता है सोडियम कार्बोनेट। तो इसके यूजेस क्या हैं? जैसे कि हमने बताया कि बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग में काम आता है कि अगर इसको सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, बेकिंग में कैसे काम आता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट, कि व्हेनेवर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं, जब भी हम कुछ बेकिंग करते हैं और जब ये वाटर के साथ मिक्स होता है, तो वाटर का जब H आयन इसके साथ रिएक्ट करता है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम आयन प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये जो CO2 है, ये CO2 सोडियम आयंस फ्रॉम सोडियम ये वाला है, और CO2 जो है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, जो भी हमारा बेकिंग का डो है, बेकिंग के डो में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत सारे बबल्स देती है, और जो डो है वो पूरा बबली हो जाता है, बहुत सारे बबल्स हो जाते हैं उसके अंदर। और जब हम उसको बेक करने रखते हैं तो बेकिंग के टाइम हीट से वो बबल्स तो हट जाते हैं और उन बबल्स की जगह होल्स बन जाते हैं, डो के अंदर कुछ होल्स बन जाते हैं, और वो केक को स्पॉन्जी बना देता है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना देता है। तो बिकॉज ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि इवॉल्व होती है जब NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट वाटर के साथ मिक्स होता है, तब उसमें ये CO2 गैस प्रोड्यूस होती है जिससे बबल्स बनते हैं, और जब वो बेकिंग के टाइम वो बबल्स हटके वहां पर होल्स बन जाते हैं। तो इस CO2 की वजह से केक स्पॉन्जी बनता है, सॉफ्ट होता है और स्पॉन्जी बनता है। बट एट द सेम टाइम अगर केक को स्पॉन्जी बनाने के लिए हम उसके अंदर बेकिंग सोडा या NaHCO3 को अगर मिक्स कर रहे हैं, अकेला NaHCO3 मिक्स कर रहे हैं, तो बेकिंग के टाइम उस केक को वो एक बिटर टेस्ट भी दे सकता है बिकॉज ऑफ दिस सॉल्ट। तो इस बेकिंग को मतलब हमारी जो चीजें हैं उनको टेस्टी बनाने के लिए, उनको नॉन बिटर बनाने के लिए हमें इसके साथ टार्टेरिक एसिड भी ऐड करना पड़ता है, जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है बिटरनेस को। यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को वाटर में मिक्स करने पर जो सोडियम आयन बन रहा है, वो सोडियम आयन बिटर टेस्ट देता है केक में। CO2 तो उसको स्पॉन्जी बना देगा, लेकिन ये जो सोडियम आयन है वो उसको बिटरनेस दे देगा। तो अगर उसके साथ हम NaHCO3 के साथ बेकिंग के टाइम अगर टार्टेरिक एसिड भी मिक्स कर दें तो क्या होगा, ये जो सोडियम आयन है वो टार्टेरिक एसिड के साथ मिलके सोडियम टार्टरेट बना देता है। तो ये जो सोडियम टार्टरेट है वो जो है केक को प्लेजेंट टेस्ट दे देगा। तो इसकी वजह से हमें नॉट ओनली बेकिंग सोडा, बेकिंग के टाइम पे हमें टार्टेरिक एसिड भी ऐड करना पड़ता है, जो कि बेकिंग के टाइम केक को या जो भी केक बिस्किट जो भी चीजें हम बना रहे हैं उनको टेस्ट प्रोवाइड करता है, नहीं तो वो बिटर टेस्ट देंगे अकेला बेकिंग सोडा हमने अगर यूज किया तो। इसके अलावा जो हमारा बेकिंग सोडा है, इट इज यूज्ड एज एंटासिड, एंटासिड की तरह भी काम आता है। यानी कि अगर किसी को एसिडिटी हो रही है, स्टमक में एसिडिटी हो रही है,
तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर बेकिंग सोडा कंज्यूम करें, अगर कोई बेकिंग सोडा को पिएगा तो वो उस एसिडिटी के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और एक उसके लिए एंटासिड के तरह से काम करेगा। एंटासिड मतलब एसिड का ऑपोजिट, एसिड का न्यूट्रलाइज करने वाला, उसके फॉर्म में काम करता है वो। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा और कहाँ यूज होता है? इट इज यूज टू मेक फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स कैसे बनते हैं कि अगर हमने वो किस तरह से बनाए जाते हैं वो, कि अगर एक जार लिया जाता है, बॉटल ली जाती है, बॉटल के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन के फॉर्म में, ऑब्वियसली क्योंकि जब भी सोल्यूशन के फॉर्म में होगा तभी वो रिएक्शन दे पाता है। सोल्यूशन के फॉर्म में उसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला जाता है, यहाँ पर नोजल रखी जाती है आउटलेट के लिए, उसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब हैंग की होती है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डला होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 इसके अंदर होता है। यहाँ पर उसके अंदर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब भी फायर के टाइम, जब भी एक्सटिंग्विशर की जरूरत होती है तो इस बॉटल को शेक किया जाता है, बहुत जोर जोर से शेक किया जाता है। शेक करने से क्या होता है, ये जितना भी सल्फ्यूरिक एसिड है वो सारा NaHCO3 के अंदर गिर जाता है और मिक्स होके, जैसे हमको पता है कि एक है बेस एक है एसिड, तो ये एसिड प्लस बेस मिलके बनाएंगे H2O बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड H2O उससे enormous amount of CO2 गैस एंड H2O भी उसमें रिलीज होता है। तो ये जो है CO2 गैस वो एक्सटिंग्विश करने के काम आती है, फायर को एक्सटिंग्विश। जैसे हमको पता है CO2 एक्सटिंग्विशेस फायर, वो फायर को बुझा देती है, तो इसीलिए हमने ये इसके अंदर रिएक्शन यूज किया है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पर हमने फिल किया हुआ है और डाइल्यूट H2SO4 हमने एक छोटी टेस्ट ट्यूब में उसमें हैंग किया हुआ है। जब एक्सटिंग्विश की जरूरत होती है, जब एक्सटिंग्विशर की जरूरत होती है फायर के टाइम, तब इसको जोर जोर से बॉटल को, इस जार को शेक किया जाता है ताकि ये H2SO4 जाके NaHCO3 के साथ मिक्स हो सके और उससे CO2 प्लस H2O रिलीज हो सके, जिससे कि फायर एक्सटिंग्विश की जा सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इससे हम बना सकते हैं इतने सारे केमिकल्स, कॉमन सॉल्ट से बने हैं ये सारे केमिकल्स। इसके अलावा कॉमन सॉल्ट से एक और केमिकल बनता है जो कहलाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को कलरलेस बनाना। ब्लीचिंग इज डीकलराइज करना या कलरलेस बनाना, इज कॉल्ड ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना सकते हैं हम, कि सबसे पहले तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम Cl2 CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। ये कहलाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि इसकी ब्लीचिंग एक्शन होती है। दिस इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसको हम कैसे बनाएंगे ब्लीचिंग पाउडर को? हम लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे। जब ये Cl2 हमें कहाँ से मिली है? कॉमन सॉल्ट के NaCl से, इसमें से ये Cl मिला है हमको, Cl2 गैस। तो Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बन जाएगा CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर उससे फॉर्म हो जाएगा। तो इस ब्लीचिंग पाउडर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ क्लोरीन होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन होती है इसके अंदर।
इट इज soluble in cold water, कितने भी प्रोपोर्शन में ये इजीली soluble in water होता है। फिर ब्लीचिंग पाउडर जो होता है डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन प्रोड्यूस करता है, यानी कि अगर हम CaOCl2 को लें, ये उसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर हम इसके अंदर सपोज सल्फ्यूरिक एसिड हम मिक्स कर रहे हैं तो ये बनाएगा CaSO4 प्लस क्लोरीन गैस प्लस वाटर। तो ये क्लोरीन गैस हम यूज कर सकते हैं कहीं पर, जैसे इससे और चीजें और प्रोडक्ट्स, इससे और ज्यादा ब्लीचिंग पाउडर भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो क्लोरीन गैस को एक्चुअली क्लोरीन गैस को जब भी हमें जरूरत हो क्लोरीन गैस की, तो अकेला क्लोरीन गैस को स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। क्लोरीन कभी भी अपने Cl2 के फॉर्म में, प्योर फॉर्म में क्लोरीन गैस को कभी भी स्टोर नहीं किया जा सकता। तो ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली इज अ अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग क्लोरीन गैस। ब्लीचिंग पाउडर एक तरह से क्लोरीन गैस का स्टोरेज है, कि जब भी हमें क्लोरीन गैस चाहिए तो हम ब्लीचिंग पाउडर में कोई भी एसिड मिक्स कर देंगे तो हमें क्लोरीन गैस तुरंत मिल जाएगी। तो ब्लीचिंग पाउडर इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग क्लोरीन गैस, क्योंकि क्लोरीन गैस को अकेले को स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर के और क्या यूजेस हैं, जैसे हमें पता है कि जो कॉटन के क्लोथ्स हैं, लिनन के क्लोथ्स हैं, इनको ब्लीच करने में काम आता है, यानी कि इनको डीकलराइज करने में काम आता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। फिर ब्लीचिंग पाउडर वाटर सप्लाई को डिसइंफेक्ट करने में काम आता है, ये वाटर में से जर्म्स को हटाता है तो उसमें काम आता है। इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3। क्लोरोफॉर्म इज वो जो सुंघा के बेहोश नहीं करते हॉस्पिटल्स में, तो क्लोरोफॉर्म उसके काम आती है। तो CHCl3 बनाने में भी ब्लीचिंग पाउडर काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर में से क्लोरीन गैस निकाल ली जाती है इस तरह से, ये वाली इक्वेशन से, और उस क्लोरीन गैस से CHCl3 बनाया जाता है, क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल। वूल बनते टाइम ये उसको ब्लीचिंग पाउडर में मिक्स कर दिया जाता है ताकि वो अनश्रिंकेबल हो जाती है, फिर श्रिंक नहीं होती वूल। इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल। बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में काम करता है। तो ये था ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। इसके अलावा हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट केमिकल है जो कि कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो भी हम इसमें से बना सकते हैं। वो भी हम कॉमन सॉल्ट में से, कॉमन सॉल्ट का ही एक प्रोडक्ट है, वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन सॉल्ट वो भी है। इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात है प्लास्टर ऑफ पेरिस में उसका फॉर्मूला, इट इज CaSO4 हाफ H2O। अब हमको पता है कि हाफ H2O, क्योंकि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्रिस्टल्स के फॉर्म में है, इसको POP भी कहा जाता है। ये क्रिस्टल के फॉर्म में तो है क्योंकि उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, बट इम्पॉर्टेंट इज हाफ H2O लिखना। हमें पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं होता, होल नंबर्स के रेशियो में होते हैं। जब भी हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो वो हमेशा होल नंबर रेशियोज में होते हैं, कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होते। तो हाफ H2O का यहाँ पर मतलब ये है कि CaSO4 2H2O जो है, एक 2H2O मॉलिक्यूल है, वो CaSO4 हाफ H2O, और उसमें से हम ले सकते हैं CaSO4 2H2O में से हम ले सकते हैं CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O वाटर। बट ये हाफ एंड 1.5 लिखने का फॉर्मेट क्या है, इसका क्या मतलब है, वो ये है कि 2 CaSO4
मॉलिक्यूल्स जो हैं, दो CaSO4 2H2O मॉलिक्यूल्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, दो CaSO4 मॉलिक्यूल शेयर कर रहे हैं दो H2O के मॉलिक्यूल, यानी कि दो CaSO4 शेयर कर रहे हैं, यानी कि CaSO4 अगर हम ले, एक और CaSO4 हम ले, तो वो दो ऐसे CaSO4 मिलके शेयर कर रहे हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दो CaSO4 शेयर कर रहे हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो एक CaSO4 के परसेंटेज के फॉर्म में देखें तो वो हाफ H2O वाटर को यूज करता है टू फॉर्म अ क्रिस्टल। इसका मतलब ये नहीं है कि CaSO4 हाफ H2O मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, नो, इसका मतलब ये है कि वन वाटर मॉलिक्यूल इज शेयर्ड बिटवीन टू CaSO4 मॉलिक्यूल्स, यानी कि दो मतलब अगर हम रफ लैंग्वेज में बोले तो दो CaSO4 मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने एक वाटर मॉलिक्यूल को बीच में रखा हुआ है और वो दोनों उसको शेयर कर रहे हैं टू फॉर्म अ क्रिस्टल, ये इसका मतलब है। तो परसेंटेज वाइज अगर देखें हम, तब हम ये कह सकते हैं कि CaSO4 हाफ H2O, इट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो बनता है जिप्सम में से। दिस CaSO4 2H2O जो है वो है जिप्सम। इस जिप्सम को जब हम हीट करते हैं, इस जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तब हमें मिलते हैं ये CaSO4 हाफ H2O एंड 1.5 H2O बच जाता है, यानी कि दो CaSO4 2H2O लेंगे अगर हम, तो ऐसे दो CaSO4 2H2O अगर हम लेंगे तो वो शेयर करेंगे, उसके दो CaSO4 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करेंगे और जो बाकी का बच गया वाटर मॉलिक्यूल वो अलग हो जाएगा उसमें से। तो 2 CaSO4 H2O बनेंगे इसमें से और 3 H2O जो बच जाएंगे वो अलग हो जाएंगे। तो ये हम कह सकते हैं इसके बारे में। तो अब क्लियर है कि CaSO4 हाफ H2O की क्या मीनिंग था। जिप्सम में से CaSO4 2H2O जिप्सम था, उसके अंदर से CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस बाकी का बचा हुआ वाटर हमें मिलता है। पर हाफ H2O का मतलब ये है कि दो CaSO4 मॉलिक्यूल जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं, इसीलिए एक के पार्ट में हाफ H2O आया, ये माना जा सकता है। तो अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबसे इंपॉर्टेंट उसकी प्रॉपर्टी है उसका कलर, इट इज अ वाइट पाउडर। रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास, जैसे ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर मिक्स कर देंगे तो वो तुरंत सेट हो जाता है और सेट होके हार्ड मास बना देता है जो कि होता है जिप्सम। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है हमारे पास CaSO4 हाफ H2O, अगर हमने इसके अंदर 1.5 H2O वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अगेन जिप्सम CaSO4 2H2O जो कि है जिप्सम, और जिप्सम है और ये हार्ड मास है, एकदम हार्ड सब्सटेंस बन जाता है तुरंत विदाउट एनी टाइम वेस्ट, वो बन जाता है हार्ड मास में कन्वर्ट। जैसे ही हमने उसको वेट कर दिया, या हम कह सकते हैं जैसे ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में थोड़ा पानी डाल देंगे तो वो तुरंत जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा, एकदम रॉक की तरह हार्ड हो जाता है, वो ऐसा एक सब्सटेंस बन जाता है जो कि कहलाता है जिप्सम। तो इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को कभी भी ऐसे किसी भी कंटेनर में हम स्टोर नहीं कर सकते, उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करना पड़ता है कि बिल्कुल भी मॉइस्चर ना लगे, ऐसे कंटेनर्स में हमें उसको स्टोर करना पड़ता है। यूजेस तो हमको पता ही है प्लास्टर ऑफ पेरिस के, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन यूज उसका है
कि हॉस्पिटल्स में फ्रैक्चर्स वगैरह को सेट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे बोन वगैरह टूट जाती है, आपने देखा होगा, उनके ऊपर वो पट्टी लगा के उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस को लगा देते हैं, तो वो हार्ड मास बन जाता है, तो वो बोन को सपोर्ट करता है जब तक कि बोन का जॉइंट प्रॉपर से फिक्स ना हो जाए, तो वहां पर यूज होता है. इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटीरियल्स, ऑर्नामेंट्स, कॉस्मेटिक्स, ब्लैक बोर्ड चॉक्स बनते हैं उससे, और स्टैचूज वगैरह बनते हैं, देखा होगा. इट इज यूज फॉर एज फायर प्रूफिंग मटीरियल. फायर प्रूफिंग मटीरियल की तरह से भी काम करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता या फायर कंडक्ट नहीं करता, वो रॉक की तरह काम करता है जिसको फायर का कोई असर नहीं होता, तो इसीलिए फायर प्रूफिंग मटीरियल उससे बनता है. लैब्स में या लेबोरेटरीज में या और कहीं पर भी जहां पर भी बिल्कुल लीकेज रोकना हो, तो वहां पर भी सीलिंग द एयर गैप्स के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज किया जाता है. इवन की डोर्स एंड विंडोज को भी अगर सील करना होता है एयर गैप्स को, तो वहां पर भी ये यूज किया जा सकता है. इट इज यूज फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग. जैसे वॉल्स वगैरह पे भी लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस करवाते हैं ताकि वो स्मूथ हो जाए वॉल्स, और उसके ऊपर पेंटिंग मतलब अच्छे से पेंटिंग की जा सकती है, स्मूथ सरफेस, स्मूथ वॉल्स बना के. सो आज हमने पढ़ा सोडियम क्लोराइड से बने हुए कुछ केमिकल्स, उनके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, जैसे कि वॉशिंग सोडा, जैसे कि बेकिंग सोडा, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस. इसके अलावा हमने पढ़ा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है. और दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल for getting more videos on this